لیکن میں اللہ کا लाख लाख शुक्र करती हूँ कि मैंने मुजफ्फर हुसैन बेग साहब की लेगेसी को दागदार नहीं होने दिया। कोई मुझ पे करप्शन का 1 रुपए का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। पकड़ दकड़ हम जानते नहीं हैं और डबल पॉलिसी हम जानते हैं। हमारे जीएमसी के अंदर जो है एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप इस पे, किस तरीके से लोग जो है सफर? कॉलेज तो है लेकिन जो इसमें फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं है। आप देखिए ना गायनी का वार्ड है, कितनी कम है, लिमिटेड उसमें ये है। तो मुझे लगता है कि जो इस हुकूमत के साथ बात उठाई है इन्होंने, जो हमारे अपने एमएलए हैं यहाँ के बारामूला के MRI, जो उनको सर्कुलेट भी हुआ था मीडिया में, तो आई होप कि वो हो जाना चाहिए था अभी तक, क्योंकि उससे राहत मिलेगी। सिर्फ बारामूला के लोगों को नहीं, जो दाएं बाएं डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी है। जाहिर सी बात है कि जो होना चाहिए मेडिकल कॉलेज में वो अभी तक नहीं है, बट उम्मीद रखते हैं कि वो फरमाया है। मुझे याद नहीं है कि वो इंसान ही क्या जिसको तैश में होश ना रहे। अगर आप जज्बाती फैसला करते हैं तो फिर आप ये उम्मीद ना रखें कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो मुमकिनात में शामिल हैं। वो मुमकिनात में शामिल नहीं है। और कोई भी हुकूमत यहाँ क्यों ना हो, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट इसको नहीं होगा। आज अगर वहाँ बीजेपी की हुकूमत है, कल अगर वहाँ कांग्रेस की हुकूमत है या ABCD किसी की हुकूमत नहीं हो, जब तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपकी एक लंगड़ी सरकार होगी। पहली बात, नेशनल हाईवे पे जो है लैंड स्लाइडिंग खानपुर एरिया से आपने देखा होगा कि रोड वाइडिंग वहाँ पे चल रही है। काफ़ी आपने देखा कि लास्ट टाइम पे भी वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई। कि हमारा एक दूसरा यहाँ पे है, जैसे कि गांठमुला से ओल्ड टाउन से जो रोड चला जाता है गांठमुला वगैरह से, उस रोड को भी मरम्मत कराने की बहुत ज़रूरत लोग महसूस करते हैं। जो वादे उन्होंने किए मैनिफेस्टो, उस पर मैं बात नहीं करूँगी अभी, क्योंकि वो आया है लोगों के सामने, वो आया है लोगों के सामने, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ें नहीं थी जिस किस्म के वादे किए गए। वो एक हकीकत है, उसमें NC के लोग भी खुद कहते हैं कि ये मुमकिनात में नहीं। आप सभी का खुशामदीद है। मैं हूँ आपका मेज़बान अरशद फारूक और आप देख रहे हैं KNS। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है DDC चेयरपर्सन सफीना बेग। इनसे आज हम कुछ सवालात करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इन सवालात के जवाबात हमें इनसे मिलेंगे। सफीना जी, आपका हमारे चैनल में आपका खुशामदीद। शुक्रिया बहुत बहुत। जी सफीना जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि श्यामलाल शर्मा का एक स्टेटमेंट आया कि जम्मू को जो है अलग स्टेट दिया जाए, स्टेटहुड दिया जाए, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा एक गैर जिम्मेदार किस्म का बयान है और इतने सीनियर पॉलिटिशियन से इस किस्म की बात आना जो है निहायत ही अफसोसनाक है। पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है डिवाइड कर दिया और यूनियन टेरिटरी बना दिया। ऐसी प्रेस्टिजियस और ऐसी इतनी इम्पोर्टेंट स्टेट को, जो स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट स्टेट है, उसके 3 हिस्से कर दिए। निहायत ही अफसोसनाक है। और उसके बाद आप देखें लद्दाख के क्या हालात हैं। आजकल लोग वहाँ फिर से डिमांड कर रहे हैं कि हमें जनाब जम्मू कश्मीर के साथ रखिए। जम्मू कश्मीर को अलग करना जो है वो सिर्फ डिवाइड करना जो नहीं है कि जम्मू एक हिस्से को अलग रखो और कश्मीर को अलग रखो। ये होगा कि जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों को एक दूसरे से अलग कर दो। मुझे लगता है ना ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है और ना ये मुल्क के हक में है। जो इस किस्म की सोच रखते हैं वो जम्मू के हमदर्द नहीं हो सकते। सफीना जी, बात करते हैं म्यूनसिपल इलेक्शन के हवाले से या पंचायत इलेक्शन के हवाले से, क्या आपको लगता है कि वो इलेक्शन अब होने चाहिए? ऑलरेडी उसमें काफ़ी देर हो चुकी है। जहाँ तक म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन है, पंचायत भी बहुत पहले वो उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था। सिर्फ हम DDC जो हैं, एक ही टियर था 3 टियर सिस्टम में, रूरल एरियाज़ में एक ही टियर बचा था DDC। मुझे लगता है कि बहुत उसमें लेट हो चुका है। और लेकिन उसमें रीजंस भी थे, क्योंकि इलेक्शंस थे पार्लियामेंट के, उसके बाद असेंबली के था, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना पड़ता है। और आने वाला जो वक्त है, जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आती हैं कि हम इलेक्शन करेंगे, तो मुझे लगता है कि हो सकता है मार्च के बाद ये इलेक्शंस हो जाएं। मैम, जिस तरीके से आप इस वक्त GMC हमारे पास बारामूला में है, आप देख सकते हैं कि लोग कितने मुश्किलात से वहाँ पे 2-4 होते हैं कि ना हमारे पास MRI है, ना कैथ लैब है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? ये कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है? लोग जो है बहुत परेशान हैं। GMC बारामूला में 3 डिस्ट्रिक्ट्स का फ्लो है। आपको कुपवाड़ा का भी है, आपको बांडीपुरा का भी है, तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का फ्लो है। ये मेडिकल कॉलेज तो है लेकिन जो इसमें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। आप देखिए ना गायनी का वार्ड है, कितनी कम है, लिमिटेड उसमें ये है। तो मुझे लगता है कि जो इस हुकूमत के साथ बात उठाई है इन्होंने, जो हमारे अपने MLA हैं यहाँ के बारामूला के MRI, जो उनको सर्कुलेट भी हुआ था मीडिया में, तो आई होप कि वो हो जाना चाहिए था अभी तक,
क्योंकि उससे राहत मिलेगी जी सिर्फ बारामूला के लोगों को नहीं, जो दाएं बाएं डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी है। जी जाहिर सी बात है कि जो होना चाहिए मेडिकल कॉलेज में वो अभी तक नहीं है, बट उम्मीद रखते हैं कि होगा। आप देखिए मैम कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, इस पे कितने तासीर मुश्तमिल है, लेकिन अभी तक हमारे जीएमसी के अंदर जो है एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप इस पे, किस तरीके से लोग जो है सफ़र कर रहे हैं? बहुत ही बदकिस्मती की बात है, बिकॉज ये मसला बहुत बार उठाया और कि सिर्फ तमाम मैंने मीटिंग्स देखी, जो मीटिंग्स मैंने पिछली बारी की थी, बिकॉज देखिए आई एम नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ जी यू नो, मेरा एक अपना रोल है जी तो ये लेकिन जो मैंने मीटिंग्स अटेंड की उसमें ये बार बार ये मसला उठा, अभी तक तो रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और दूसरा सवाल मेरा रहेगा आपसे कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि बारामूला ये पुराना एक मतलब डिस्ट्रिक्ट पूरा बारामूला है, पहले इसके साथ बांडीपुरा भी हुआ करता था, कुपवारा भी हुआ करता। इसकी खूबसूरती के लिहाज से आप देखिए स्ट्रीट लाइट्स तो है लेकिन फंक्शनल नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी लेकिन फंक्शनल नहीं है। ओल्ड टाउन में एक हॉस्पिटल है, आप देखिए उसकी हालत किस तरीके से, और किस तरीके से यहाँ की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी अभी तक लोग जो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से नहीं हुई, क्योंकि पैसा तो आ रहा है लेकिन फंक्शनल नहीं है। पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक इस लाइब्रेरी का ताल्लुक है, इस लाइब्रेरी की पहले भी एनओसीज नहीं हुआ करती थी, तो मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बुला के ये मसला रिजॉल्व किया और ये बनी। लेकिन अभी तक ये फंक्शनल क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपसे सुन रही हूँ, मुझे मालूम नहीं था इस बारे में। अगर पता होता तो मैं डेफिनेटली ये बात उठाती, जितना मेरे हदूद में है, जितने मेरे पावर्स हैं उसी के दायरे इख्तियार में मैं ये बात ज़रूर जो है ऑफिसर्स के साथ उठाती। जहाँ तक स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का काम है, ये आप राइट इसमें जो हल कर सकता है इस मसले को, वो मुझे लगता है कि डीसी साहब के नोटिस में इन चीज़ों को लाना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं था, आपके थ्रू पता चला, लेकिन अब अगर लोगों ने मुझे मैंडेट दिया होता तो जाहिर सी बात है मैं इनके मसले जो हैं आगे तक ले जाती। चलिए सबिना जी, बात करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन अब 1 साल से ज़्यादा हुआ हुकूमत करते हुए, किस तरीके से आप उनकी कारकर्दगी को देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं? लोग कभी कहते हैं कि उन्होंने हमसे वादे किए, अब 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर्स फ्री, लेकिन तक वो वादे जो है पूरे नहीं हुए। किस तरीके से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को आप इस वक्त देख रहे हैं, कहाँ पे आप देख रहे हैं? पहली बात है कि जब लोग किसी को मैंडेट देते हैं ना जी, तो उसकी कदर करनी चाहिए जी। अगर मैं कल फॉर एग्जांपल पॉलिटिकली किसी के अगेंस्ट भी होंगी, लेकिन एक रीजनेबल टाइम हमेशा हुकूमत को देना चाहिए जी। और लोगों को जिस वक्त लोगों ने वोट डाला, जी। जिस तरह पॉलिटिशियंस को कहते हैं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी है, तो जाहिर सी बात है लोगों की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए था कि यूनियन टेरिटरी में आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ये स्टेटहुड नहीं है जी। पहले की तरह हमारे उतने इख्तियारात नहीं। तो ये लोगों के जहन में, आज पढ़ा लिखा नौजवान है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन जब भी हम जज्बात से कोई फ़ैसला करते हैं तो वो निहायती बेवकूफ़ी का फ़ैसला होता है। इकबाल ने खूब फरमाया है, मुझे याद नहीं है कि वो इंसान ही क्या जिसको तैश में होश ना रहे। अगर आप जज्बाती फ़ैसला करते हैं तो फिर आप ये उम्मीद ना रखें कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो मुमकिनात में शामिल हैं, वो मुमकिनात में शामिल नहीं हैं। और कोई भी हुकूमत यहाँ क्यों ना हो, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट उसको नहीं होगा। आज अगर वहाँ बीजेपी की हुकूमत है, कल अगर वहाँ कांग्रेस की हुकूमत है या ABCD किसी की हुकूमत नहीं हो, जब तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपकी एक लंगड़ी सरकार होगी। पहली बात ये है। दूसरा ये है कि हमारी स्टेट जो है इसमें 2 ही सेक्टर है, वन इज टूरिज्म एंड देन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, और दोनों टूरिज्म डिपेंड करता है पीस पे, माहौल पे। एग्रीकल्चर का हाल आप देख रहे हो, आज वो कश्मीर के एप्पल का जो है ना कंपटीशन अब हिमाचल के साथ भी है, बाकी बाहर का फ्रूट भी आता है। तो हमारा जो सैलरी कंपोनेंट भी है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो आज की हुकूमत की परफॉर्मेंस जो एक्चुअली देखी जाएगी, एक तो जो वादे उन्होंने किए मैनिफेस्टो, उस पर मैं बात नहीं करूँगी अभी, क्योंकि वो आया है लोगों के सामने, वो आया है लोगों के सामने, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ें नहीं थी जिस किस्म के वादे किए गए हैं, वो एक हकीकत है। उसमें NC के लोग भी खुद कहते हैं कि ये मुमकिनात में नहीं था। क्यों किया उन्होंने, कैसे किया, क्या हुआ, मैं उस पर कोई कमेंट्री नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगले साल, इस साल का मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इनके जितने प्रपोजल्स अभी तक गए हुए डेवलपमेंट के हवाले से, वो अगले साल आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी तक हमारी कौंसल के काम थे, अभी तक हमारे काम थे, रोड्स पे हों, स्कूल एजुकेशन पे हों,
اب جو انہوں نے بھیجا ہوگا اپنا CDF بھیجا ہوگا یا ڈیوٹی کیپیکس میں جو انہوں نے اپنے پروپوزل بھیجے ہوں گے وہ آپ کو اگلے فائنینشیل ایئر میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا کام کیا. میم میرا آخری سوال آپ سے رہے گا کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نیشنل ہائی وے پہ جو ہے لینڈ سلائڈنگ خانپور ایریا سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ وائڈنگ وہاں پہ چل رہی ہے. کافی آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم پہ بھی وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی کہ ہمارا ایک دوسرا یہاں پہ ہے جیسے کہ گانٹ ملا سے اولڈ ٹاؤن سے جو روڈ چلا جاتا ہے گانٹ ملا وغیرہ سے اس روڈ کو بھی مرمت کرانے کی بہت ضرورت لوگ محسوس کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ مجھے لگتا ہے کہ بالکل ضرورت ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسپیشلی میں آپ کے اس ایریا میں گئی جب جل شیری درنگ جی بل بالکل یہ آپ کا آزاد گنج وغیرہ ہاں اس پہ میں نے کوشش اس زمانے میں تھوڑا بہت کیا جی کہ یہ تھوڑا سا ایریا یہ نگلیکٹڈ ایریا ہے. یہ تبھی کام ہوا تھا جب مظفر حسین بیگ صاحب ہوا کرتے تھے MLA یا یہاں پر فائنانس منسٹر تھے تو یہ کنیکٹیوٹی تبھی تھی. اب یہ جو ایریا ہے نا اس پہ رش بہت ہے ٹریفک کا کیونکہ یہاں پر وہ ٹرک چلتے ہیں. جی بالکل. تو اس کی مینٹیننس آئی تھنک ایئرلی بیسس پہ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 5 سال کے بعد ہو اس کی ایئرلی بیسس پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک کنیکٹیوٹی کی جو آپ نے ایشوز اٹھائے تو ان لوگوں کو جانا چاہیے حکومت کے پاس اپنے یہ لے کر مطالبات. اور مجھے یقین ہے کہ حکومت جو ہے جن کو انہوں نے ماشاءاللہ اچھے ووٹ دیے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے نبھائیں گے. سبینہ جی امید کریں گے کہ جس طریقے سے آپ کا بھی اب ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے کہ امید کریں گے کہ نیکسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا جو نیکسٹ جب آپ سے ملاقات ہوگی آپ اپنے ٹینیور کے بارے میں بتائیں گے کس طریقے سے آپ نے اپنے ڈیولپمنٹ کے کام کیے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس دن ہمیں بلائیں گے اور وہ سارے ڈیولپمنٹ کام جو آپ نے ابھی تک کیے ہیں تو ان کا آپ اچھی طریقے سے میری بات سنو. جی میرا پھر میں کہوں گی کہ میرا مینڈیٹ بڑا لیمیٹڈ تھا لیکن میں نے اپنا بلاک جہاں کی میں DDC ہوں میں نے 250 کروڑ روپیہ وہاں خرچ کیا. پہلی بات یہ ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے باقی بلاکس نہیں چھوڑے. میں نے ناروا میں کام کروایا ایون بارہمولہ بلاک میں ایون پٹن میں میرا بہت فوکس رہا جہاں 18 سال سے کام نہیں ہوا. حیدر بیگ روڈ ہے نا تلگام روڈ وہ انشاءاللہ وقت آنے پہ میں آپ کو بتاؤں گی. اس میں پارلیمنٹ میں ایک ہی کا ذکر ہوا. فائنانس منسٹر نے ایک ہی گاؤں کا ذکر کیا دیٹ از بانڈی پائن اور وہ میرے بلاک کا کیا جہاں میں نے 10 بیڈڈ آیوش ہاسپٹل لایا. اور بھی چیئر پرسنز ہیں لیکن یہ ایک تو میں اپنی تعریف کرنا ہوتا ہے خود میاں مٹھو بننا خود میاں مٹھو بننا چاہتی ہوں میں. لوگ بیسٹ جج ہیں. لوگوں سے میں ایک ہی گزارش کرتی ہوں خدا کے لیے حسد بغض اور پروپیگنڈا پہ پولیٹیشینز کو جج مت کیا کرو. میرٹ پہ پولیٹیشینز کو جج کرو ہے نا. اگر ہم خدا کے سامنے جواب دیں ہیں اب مجھے آپ کا حسد ہے اگر آپ کتنا بھی اچھا کرو گے میں پھر بھی کہوں گی میں نون میں نقطہ نکالوں گی. نہیں جناب یہ ہے خدا کے لیے پولیٹیشینز ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اللہ کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر آپ اچھے لوگوں کی قدر نہیں کرو گے خدمت خلق میں جو لوگ آتے ہیں تو میں ایسے لوگوں پہ آپ کو ملوث کروں گا کہ پھر آپ توبہ بھی کرو گے تو شاید توبہ قبول نہیں ہوگی. تو بہرحال ہم پیغمبر نہیں ہیں ہم انسان ہیں ہمارا دل بھی دکھتا ہے. تو میں لوگوں سے اتنا ہی اپیل کروں گی کہ مجھے موقع ملا مجھے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ موقع ملتا شاید میں بن بھی جاتی MLA لیکن میں اللہ کا لاکھ شکر کرتی ہوں کہ میں نے مظفر حسین بیگ صاحب کی لیگیسی کو داغدار نہیں ہونے دیا. کوئی مجھ پہ کرپشن کا 1 روپے کا الزام نہیں لگا سکتا ہے. پکڑ دکڑ ہم جانتے نہیں ہیں اور ڈبل پالیسی ہم جانتے نہیں ہیں. ادھر سے ملیٹنٹوں کے ساتھ ہائی ہیلو کریں گے ادھر سے آرمی کے ساتھ ہائی ہیلو کریں گے. یہ چیزیں ہم نہیں کرتے. ہماری صاف ستھری سیاست ہے اور میں چیلنج کرتی ہوں اپنے حریف جو ہیں سیاسی حریف کہ آپ ایک الزام ہم پہ لگائیے کرپشن کا ہم سیاست چھوڑ دیں گے. لیکن لوگوں سے صرف اور صرف ایک معتبانہ گزارش ہے میری. مشکلات اور مشکل حالات ہیں کشمیر کے لیے. ایز اے کشمیری مجھے سمجھنا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں کو یہاں رہنا ہے. یہ سب ہمارے بچے ہیں. آنے والا وقت ہم لوگوں کے لیے اچھا نہیں. اسی لیے ایسے لوگوں کی سیاست میں ضرورت ہوتی. اب میں بن جاؤں MLA میں کیا اکھاڑ لوں گی. ایک اسٹیچر کے لوگ ہونے چاہیے تھے اسمبلی میں اور ایک کریڈیبلٹی والے لوگ ہونے چاہیے تھے. لیکن کریڈیبلٹی والے لوگ آپ کو چاہیے نہیں کیونکہ وہ تو ایجنٹ ہیں ہندوستان کے. ہم رات کے اندھیروں میں تھوڑا جاتے ہیں پولیس آفیسر کے پاس کھانا لے کر. ہم کھل کے بات کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لیے کیا بہتر رہے گا. آج تک یہ سیاسی بات پہ ہم آ گئے. آج تک
जो कुछ जम्मू कश्मीर के साथ हुआ बीजेपी से पहले या बीजेपी के बाद, क्या वो वापस आया? जी हम प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बने, क्या प्राइम मिनिस्टर वापस बने? जी हम सदर रियासत से गवर्नर बने, क्या हम वापस आए? जी क्या 96 सेंट्रीज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की लगी तो वापस आई? जी क्या आपने जीएसटी लगाया यहाँ पे 370 होने के बावजूद आपने जीएसटी लगाया, जी तो क्या आपने उखाड़ लिया? जी हम सच बोलते हैं इसलिए हम सफ़र करते हैं, जी हम सच बोलते हैं इसलिए हम गालियाँ खाते हैं। जी क्या करें मेरे भाई, क्या करें? जी सो मैं लोगों से ये कहती हूँ, आपकी अपनी बेटी हूँ मैं, आपकी बारामूला की बच्ची हूँ, आपकी अपनी बहन हूँ, जी मेहरबानी करें, कदर करें। लोग ऐसे नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं सियासत में मिलते। जी चलिए, ये थी हमारे साथ डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग, और जो आज इनसे भी हमने कुछ सवालात किए, जवाबात मिले, लेकिन उम्मीद करेंगे कि क्योंकि इनका अब टेन्योर जो है बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, और वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि सफीना जी ने जो है अपने ब्लॉक के अंदर किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन्होंने कितना काम किया। उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये दावत दे देंगे और इनसे फिर मुलाकात हम होंगे। तब तक के लिए सफीना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank दीजिए you अपने so मेज़बान much. अतफारों के साथ, जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।